डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपने पशु परिचर भर्ती से संबंधित क्लासें जो कि अपनी चल रही थी, उसमें अपने कई क्लासें लगा चुके हैं और आज की अपनी क्लास है जो वो बांध्यकरण से संबंधित, बांध्यकरण किसे कहते हैं, कैस्ट्रेशन और बांध्यकरण से संबंधित चलेगी। इसमें अपने देखेंगे कि बांध्यकरण करने की विधि क्या है और बांध्यकरण होता क्या है, किस प्रकार किया जाता है, ये सब अपने इसमें आज अपने लर्न करेंगे या पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले अपने देख लेते हैं बांध्यकरण क्या है। इसमें इसकी परिभाषा दी गई है। बांध्यकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नर अथवा मादा में पशुओं को लैंगिक रूप से प्रजनन के अयोग्य बना दिया जाता है। मतलब कि वो प्रजनन ना कर पाए, उसे प्रजनन के अयोग्य बना दिया जाता है, जिसे बांध्यकरण कहा जाता है। यह वह प्रक्रिया है। इसमें इसका अर्थ एक बार और दिया हुआ है। नर अथवा मादा के प्राथमिक जनन अंगों को हटा देना क्या कहलाता है, बांध्यकरण कहलाता है। उनका जो प्राथमिक जनन अंग है उनको हटा देना क्या कहलाता है, बांध्यकरण कहलाता है। उसके बाद अपने देख लेते हैं कि जो बांध्यकरण जब हो जाता है तो उसमें अलग अलग पशुओं को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे गाय में बांध्यकरण होता है तो उसको बुल को क्या कहते हैं, बुल लोक कहा जाता है। गाय और भैंस में क्या कहा जाता है, बुल लोक। इन दोनों का एक ही है, क्या कहा जाता है इसको, भैंस व गाय में बुल लोक कहा जाता है। उसके बाद भेड़ में इसको क्या कहा जाता है, वीडर कहा जाता है। भेड़ में वीडर कहा जाता है और बकरी में वीडर भी कहते हैं और बक भी कहते हैं। वीडर और बक दोनों कहा जाता है भेड़ में और बकरी में, ठीक है। उसके बाद अपने देख लेते हैं सूअर को। सूअर को हो गया स्टेज कहा जाता है। सूअर को क्या कहा जाता है, हो गया स्टेज कहा जाता है। घोड़े को क्या कहा जाता है, जेल्ड कहा जाता है। घोड़े को जेल्ड कहा जाता है। और मुर्गी को केपान कहा जाता है, केपोन कहा जाता है। मुर्गी को क्या कहा जाता है, केपोन कहा जाता है। एक बार अपने दोबारा से पढ़ लेते हैं। इसमें अलग अलग पशुओं को, जैसे अलग अलग पशुओं का बांध्यकरण किया जाता है तो उसको अलग अलग नामों से बुलाते हैं। जैसे गाय वाले को बुल बुलाते हैं, लेकिन जिसका बांधीकरण कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, बुल लोक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, बुल लोक। भैंस को भी बुल लोक, गाय और भैंस को बुल लोक के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद भेड़ का जो होता है और बकरी का होता है उसको क्या कहा जाता है, वीडर कहा जाता है। बकरी वाले को बक भी कहा जाता है। भेड़ का और बकरी का वीडर या बक कहलाता है। उसके बाद सूअर, सूअर हो गया स्टेज कहलाता है। ये सब नर का किया जाता है, नर पशुओं का किया जाता है बांध्यकरण। किसका किया जाता है, नर पशुओं का। नर पशुओं का बांध्यकरण किया जाता है। सूअर को हो गया स्टेज कहा जाता है। जो घोड़ा है उसको जेल्ड कहा जाता है। और मुर्गे का किया जाता है तो उसको केपोन कहा जाता है। मुर्गे का किया जाता है तो उससे क्या कहा जाता है, केपोन कहा जाता है। अब इसमें देख लेते हैं बांध्यकरण जो किया जाता है उसमें किस उम्र में किया जाता है बांध्यकरण। इसमें अलग अलग उम्र होती है। जैसे कि गोवंश, गोवंश या इसमें भैंस भी आ जाएगी, गोवंश में भैंस भी आ जाएगी, ठीक है। इसमें भैंस को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। गोवंश में नर बछड़े को बेल बनाने के लिए किया जाता है। मतलब कि उसे बेल बनाने के लिए, खेती के काम के लिए किया जाता है। तो उसमें 1 वर्ष की आयु में इसका बांधीकरण किया जाता है। कब किया जाता है, 1 वर्ष की आयु में। और अगर गोवंश में उसको मांस के लिए किया जाता है तो वो 2 माह की उम्र में किया जाता है। जब वो 2 माह का होता है तब किया जाता है। जब वो बच्चा होता है तब उसी वक्त कर दिया जाता है। भेड़ में 28 दिन के 28 दिन के अंदर किया जाता है। बकरी में 30 दिन के अंदर करना होता है। और सूअर में कब किया जाता है, सूअर में 25 से 30 दिन में किया जाता है। सूअर में 25 से 30 दिन का जब सूअर होता है तो किया जाता है। इसमें तो 4 सप्ताह हो गए लगभग, दोनों में सेम ही है, ठीक है। 4 सप्ताह, 4 सप्ताह। और इसमें सूअर में भी 25 से 30 दिन में किया जाता है। और घोड़ी के बच्चे में 12 से 14 सप्ताह में किया जाता है लगभग। आप देख लो कितने महीने, 3 महीने के अंदर किया जाता है, लगभग 3 महीने के अंदर किया जाता है बांधीकरण। उसके बाद अब आगे अपने बांधीकरण क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, इससे क्या फ़ायदा होता है बांधीकरण करने से। बांधीकरण करने से पहला फ़ायदा होता है पशुओं को खेती में उपयोग हेतु, पशुओं को खेती के उपयोग हेतु लेते हैं तो उसमें बांधीकरण कर दिया जाता है ताकि उनमें उनका जो पावर है वो कम ना हो, ठीक है। उसके बाद उत्तम किस्म की मांस प्राप्ति के लिए इसके जो बांधीकरण किए हुए पशु होते हैं उनका मांस होता है जो उत्तम किस्म का होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का बदबू नहीं आती है, ठीक है। इसलिए बांधीकरण करने हुए पशुओं का मांस अधिक रेटों में बिकता है, ठीक है। बांधिया करने के बाद पशु को कंट्रोल करना आसान रहता है तथा बाढ़ होने के लिए
इसका बांधिए कर देते हैं, तो उसके बाद पशुओं को कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद संकर नस्ल को रोकने के लिए, संकर नस्ल का मतलब जैसे जैसे दो अलग अलग नस्ल को अपना ने संकरण करवा दिया, उसमें तीसरी नस्ल जो पैदा हुई, कई बार वो नस्ल अच्छी अयोग्य पैदा हो जाती है, मतलब कि अच्छे प्रकार की नहीं होती, तो उसे आगे ना बढ़ने देने के लिए उसका क्या कर दिया जाता है, बांधीकरण कर दिया जाता है, ताकि वो उससे आगे नस्ल ना तैयार हो। तो इसलिए संकर नस्ल को रोकने के लिए भी बांधीकरण कर दिया जाता है। उसके बाद अंडाशय अपचयन किसे कहते हैं? मादा पशु में बच्चेदानी को बाहर निकालना क्या कहलाता है? अंडाशय अपचयन कहलाता है। मादा पशु में बच्चेदानी को बाहर निकालना क्या कहलाता है? अंडाशय अपचयन कहलाता है। उसके बाद अपने देख लेते हैं बांधीकरण करने की विधि कौन कौन सी है। बांधीकरण दो प्रकार से किया जाता है, एक तो बांधीकरण करने की खुली विधि है और एक बंद विधि है। कौन सी दो प्रकार की विधि है? एक तो खुली विधि और एक बंद विधि। सबसे पहले अपने बांधीकरण करने की बंद विधि देख लेते हैं। बंद विधि में क्या होता है? ये बंद विधि है जो ये एक सर्जरी टाइप की विधि होती है, इसमें सर्जरी की जाती है एक टाइप से, मतलब कि तो इस विधि में ब्लेड की सहायता से कट लगाकर वृषण को अंडकोश से बाहर निकाल देते हैं। इसमें एक ब्लेड से उसे कट लगाकर और उसके अंदर से अंडकोश को बाहर निकाल देते हैं। इससे पशुओं में अत्यधिक दर्द होता है तथा संक्रमण की संभावना अधिक होती है। इससे पशुओं में जब कट लगाएंगे तो उसको दर्द तो होगा ही, और उसमें कट में संक्रमण भी फैल सकता है, संक्रमण की भी संभावना हो जाती है। तो इसलिए ये दर्द वाली और संक्रमण फैलाने वाली एक प्रकार की प्रक्रिया है। ठीक है, उसमें अंडकोश की थैली पर सेवलोन व अल्कोहल लगाकर पहले उसे विसंक्रमित करते हैं। जो अंडकोश की थैली होती है उसमें क्या करते हैं, पहले तो उसे सफाई की जाती है सेवलोन और अल्कोहल लगाकर, और उसके बाद ब्लेड से चीरा लगा देते हैं और अंडकोश को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, यह विधि सामान्यतः किसमें की जाती है? सूअर में की जाती है। जो बांधेकरण की जो बंद विधि है ये किसमें की जाती है? सूअर में अधिक करते हैं, सूअर में की जाती है। उसके बाद अब अपने अगली विधि देख लेते हैं, बांधेकरण करने की खुली विधि। बांधेकरण करने की खुली विधि में क्या है? इसमें चीरा नहीं लगाया जाता, इसमें किसी भी प्रकार का चीरा नहीं लगाया जाता, और पशुओं को कठिनाई, मतलब कि उनको दर्द भी कम होता है पशुओं को। इसमें भी दो प्रकार की विधि है, एक तो रबड़ के छल्ले द्वारा और एक बडीजो द्वारा। जो बांधेकरण करने की खुली विधि है इसमें दो तरीके से करते हैं, एक तो रबड़ का छल्ला चढ़ाकर कर देते हैं और एक बडीजो द्वारा किया जाता है। ये बडीजो द्वारा भी विधि है और एक रबड़ के छल्ले द्वारा विधि है। सबसे पहले अपने इलास्ट्रेटर या रबड़ रिंग विधि, इसे इलास्ट्रेटर या रबड़ रिंग विधि कहा जाता है। यह कौन सी है? रक्त रहित विधि है। यह कैसी है? रक्त रहित विधि है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का चीरा तो लगाया नहीं जाता, तो इसलिए इसमें रक्त भी नहीं आता है, इसमें रक्त नहीं आता है, इसमें रक्त भी नहीं आता है। ठीक है, इसमें बछड़े की 7 दिन की उम्र तक बंदिया किया जाता है। इसमें कितने? 7 दिन की बछड़े को, छोटे बछड़े को, मतलब कि इसमें छोटे बच्चा होता है जो उसको किया जाता है, या ये छोटे पशुओं में की जाती है। कैसे पशुओं में? छोटे पशुओं में, जैसे भेड़ और बकरी में, और अगर बछड़े में करना है तो उसको 7 दिन की उम्र होगी तभी कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इस विधि में अंडकोश के ऊपर स्पेक्ट्रम कार्ड पर रबड़ का छल्ला चढ़ा देते हैं। इसमें एक रबड़ का छल्ला चढ़ा दिया जाता है, उससे छल्ले से क्या होता है, उसमें दबाव बनता है क्योंकि वो टाइट होता है, और उससे उसमें अंदर रक्त का संचार खत्म हो जाता है, जिससे वो धीरे धीरे अपने आप सूख जाता है और रबड़ का छल्ला निकल जाता है। यह विधि भेड़ व बकरी में ज़्यादा प्रचलित है। यह जो रबड़ रिंग विधि है यह किसमें प्रचलित है? भेड़ व बकरी में ज़्यादा प्रचलित है। आपको दिखा देते हैं, यह जो एक प्रकार का यंत्र है इसे क्या बोला जाता है? इस यंत्र को इलास्ट्रेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? इलास्ट्रेटर बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है? जो ये आपको रबड़ के छल्ले हैं ये दिखाई दे रहे हैं, ये इसके यहाँ पर पहले यहाँ पर लगा देते हैं, उसके बाद इसको यहाँ से प्रेस किया जाता है दोनों तरफ से, तो ये आगे से इसका मुंह खुल जाता है, इसका आगे से ऐसे मुंह खुल जाता है और ये रबड़ का छल्ला ऐसे हो जाता है गोल। तो ये आपको ये इस चित्र में दिखाया गया किस प्रकार से कर रहे हैं। ये एक चिमटी नुमा होता है और ऐसे करके इसके ऊपर ऐसे छोड़ दिया जाता है, यहाँ पर ये इसके अंदर फिक्स हो जाता है, जिससे इसके ये टाइट छल्ला होता है, तो इससे इसके अंदर रक्त संचार नहीं होता, तो ये धीरे धीरे सूख जाता है, तो ये छल्ला भी अपने आप नीचे निकल जाता है। इस प्रकार ये
बांधिएकर किया जाता है। ये कौन किस में किया जाता है ज़्यादा इस विधि से? भेड़ व बकरी में। अगर गाय के बछड़े में करना है तो 10 दिन की उम्र होगी उसकी। कितनी उम्र? 10 दिन की। 10 दिन की उम्र में किया जाएगा बछड़े में करना है तो। उसके बाद अब अपने अगला देख लेते हैं। अगला है बर्डीजो कॉन्स्ट्रेटर। बर्डीजो कॉन्स्ट्रेटर, ठीक है। ये विधि 3 महीने के बछड़े को बंदिया करने के लिए उत्तम या उचित विधि है। ये बछड़ा और भैंस का पाडा भी इसमें किया जाता है, ठीक है। इस विधि में कितने महीने के बछड़े को? 3 महीने तक के बछड़े को किया जाता है। इस विधि में एक विशेष प्रकार का यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसके आगे की ओर 2 जबड़े होते हैं। एक यंत्र ये लिया जाता है जिसमें आगे की ओर ऐसे 2 जबड़े होते हैं, ठीक है। इस प्रकार का होता है ये यंत्र। आपको अभी दिखा भी देंगे ये यंत्र कैसा होता है। एक चिमटा सा होता है ऐसे। इस यंत्र का आविष्कार इटली के वैज्ञानिक बर्डीजो ने किया था। इसका आविष्कार किसने किया था? बर्डीजो ने किया था। उसी के नाम पर इसे क्या कहा जाता है? बर्डीजो विधि कहा जाता है, ठीक है। यह भी ब्लडलेस मेथड है। इसमें भी खून रक्त प्रवाहित नहीं होता। इसमें रक्त प्रवाहित नहीं होता, इसलिए इसे ब्लडलेस मेथड कहते हैं। इसमें नर पशु के वृषण रंजू को 2 जगह से दबा देते हैं। अभी आपको दिखा देंगे, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। जैसे ये एक चिमटा सा होता है, ये आगे से 2 मिनट रुको। इसके द्वारा, इस चिमटे के द्वारा इसको ना 2 जगह से, यहाँ से एक तो यहाँ से और एक इसके थोड़ा सा नीचे, 2 जगह से इसको दबा दिया जाता है। जिससे 2 जगह से दबा देते हैं तो इनमें रक्त संचार कम हो जाता है। पहले एक जगह से दबाते हैं, उसके बाद रक्त आना बंद हो जाता है, तो फिर उसके बाद एक जगह से और दबा देते हैं। इसके बीच में, दोनों जगहों के बीच में जहाँ से दबाते हैं उनके बीच में कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की इनके बीच में दूरी होनी चाहिए। आगे दिखा देते हैं। दूसरा स्थान पहले वाले स्थान से 1 सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है। जो इसमें पहले जगह कट जो इसको दबाया जाता है और दूसरी जगह 2 जगह से दबाया जाता है। जिसमें जो पहला स्थान है उसके बाद दूसरे स्थान के इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। इसमें वृषण में रक्त व पोषण की आपूर्ति बंद हो जाती है और वृषण कुछ दिनों बाद सिकुड़ जाता है। इसमें ऐसे होता है ना ये वृषण, इसमें एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर 2 जगह से कट लगाया जाता है। इसमें कुछ रक्त तो पहले इससे रुक जाता है, फिर ये सेकंड लगाया जाता है, इससे भी रुक जाता है, जिससे इसमें रक्त और पोषण तत्व की आपूर्ति नहीं होती है, जिससे ये ऑटोमेटिकली सूख जाता है, ठीक है। गाय व भैंस में उपयोगी विधि है, सर्वाधिक उपयोगी विधि है और बांधियाकरण करने की सबसे अच्छी विधि भी इसको माना जाता है। किसको मानी जाती है? कौन सी विधि को? बर्डीजो कॉन्स्ट्रेटर की विधि को, ठीक है। उसके बाद बांधियाकरण करने की सबसे उपयुक्त विधि ये आपको बताई दी है, उपयुक्त विधि है। और बांधियाकरण किस ऋतु में करना चाहिए? सबसे उपयुक्त ऋतु इसकी शीत ऋतु है। कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु। क्यों शीत ऋतु है? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता है, संक्रमण फैलने की संभावना कम होती है, संक्रमण की संभावना कम होती है। बांधियाकरण बरसात में नहीं करना चाहिए क्योंकि संक्रमण की संभावना ज़्यादा रहती है। क्योंकि बरसात में क्या होता है कि बरसात में पानी लगने से संक्रमण अधिक फैल जाता है, इसलिए इसको बरसात के मौसम में नहीं करना चाहिए और यह शीत ऋतु में सबसे उपयुक्त ऋतु है, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन आएगा कि कौन से महीने में कर सकते हैं बांधियाकरण, कौन से महीने में? जैसे जून जुलाई जनवरी और मार्च आ गया, तो आपको पूछेगा कि बांधियाकरण करने की सबसे उपयुक्त महीना कौन सा है। तो आपको देखना होगा कि सर्दी का महीना कौन सा है। इसमें जनवरी का महीना सर्दियों का, तो आपको जनवरी के महीने में क्लिक करना होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है नसबंदीकरण। अगला क्वेश्चन क्या है? नसबंदीकरण। उत्तेजक नर के रूप में प्रयोग किए जाने वाले सांडों को नसबंदी की जाती है। इसमें नसबंदी है जो किस में की जाती है? नर में की जाती है। ज़्यादातर किस में की जाती है? नर में की जाती है। नसबंदी किया सांड संभोग तो कर सकता है, वो जनन तो कर सकता है, लेकिन उससे गर्भित नहीं किया जा सकता। उससे मतलब कि उससे जो वीर्य प्राप्त होता है वो गर्भित नहीं करता है। ऐसे नर का उपयोग मध्य में आई मादा का पता लगाने के लिए किया जाता है। मतलब कि हीट में आई हुई मादा का पता लगाने के लिए नसबंदीकृत सांड या जिसका भी नर का यूज किया जाता है। उत्तेजक नर में वीर्य में शुक्राणु नहीं होते। ये मैंने आपको
पहले ही यहाँ पर बता दिया है कि यह संभव करता तो उसके वीर्य में शुक्राणु नहीं होते जिससे कि वो गर्भित नहीं किया जा सकता। नसबंदी किए हुए सांड को टीजर बुल कहा जाता है। नसबंदी किए हुए सांड को क्या कहा जाता है? टीजर बुल कहा जाता है। उसके बाद अंडाशय अपचयन। अंडाशय अपचयन किसे कहा जाता है? मादा के बच्चेदानी को बाहर निकाल देना, बच्चेदानी को बाहर निकालना अंडाशय अपचयन कहलाता है। मादा के बच्चेदानी को बाहर निकालना क्या कहलाता है? अंडाशय अपचयन। और अब आपके जो ये टॉपिक है आपका आपके सिलेबस में दिया हुआ है बंदीयकरण, ये भी अपनों कर लिया है। अगली क्लास में अगला टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। तो डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।